हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का टॉपिक। जनरल साइंस आपकी राजस्थान की सेंट्रल की हर एक एग्जाम के अंदर एक पार्ट होने लगा है। और साइंस के अंदर हम साइंस के दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हम जनरल साइंस पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी वाली साइंस का अलग पार्ट होगा और डेली लाइफ जो साइंस है, डेली लाइफ यानी सामान्य विज्ञान है यानी जनरल साइंस है, इसका मतलब होता है आपके जो एनसीईआरटी के अंदर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो साइंस होती है उस साइंस को हम बोलते हैं सामान्य विज्ञान या डेली लाइफ साइंस। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जैसे आप एसआई का, राजस्थान पुलिस एसआई का अगर आप पेपर सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर आपको ये पार्ट भी दिखा मिलेगा और उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी साइंस का भी क्या मिलेगा, आपको पार्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये आपको सिलेबस के अंदर आप आरएस ले लो और पीएसआई ले लो, दोनों के सिलेबस में आपको लिखा हुआ इतना ही मिलेगा सामान्य विज्ञान, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। कैसे सिलेबस बड़ा है? सामान्य विज्ञान 6 से लेकर 10 तक की साइंस में आपके सब कुछ आ गया। सब कुछ का मतलब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ोगे, आप प्लांट के बारे में पढ़ोगे यानी आप जूलॉजी भी पढ़ोगे, आप बॉटनी भी पढ़ोगे। ठीक है, इसके साथ में आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, आप फिजिक्स भी पढ़ोगे। कहने का मतलब नाम छोटा है लेकिन धमाका बड़ा है। समझ में आई? तो ये बहुत बड़ा सिलेबस कवर करती है। और सामान्य विज्ञान को हम जनरली क्या करते हैं, वैसे तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट अलग दे दिया, जैसे अब कंप्यूटर भी एक साइंस का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा आप जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो साइंस है, वो नैनो तकनीकी के अंदर आ जाएगा आपका। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो अलग सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके साइंस को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, लेकिन हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सामान्य विज्ञान पढ़ने का मतलब है हमें 6 से लेके 10 तक की साइंस पढ़नी है। और 6 से लेकर 10 तक की साइंस को हम 3 भागों में ही पढ़ते हैं। आपने भी खूब पढ़ा होगा, 10 तो सबकी की हुई है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं? एक हम पढ़ते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, एक हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। वैसे तो हम जैसे जैसे सब्जेक्ट चालू करेंगे इसके 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेगा और फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेगा। हम ये पढ़ेंगे सारे ही, लेकिन एक बार मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं कि जीव विज्ञान के अंदर आपको नाम दिख रहा होगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, है ना, अध्ययन करना। और बायो का मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो भी जीवित चीजें हैं वो बायो के अंदर आती है ना। तो बायो यानी जीवित चीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। अब जीवित तो जैसे पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी है, जीव जंतु भी है, सारे हैं, तो ये सारे किस में आएंगे? बायोलॉजी के अंदर आएंगे। फिर आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हिंदी वर्ड पकड़ो, रसायन विज्ञान। रसायन यानी केमिकल्स। जिस साइंस के अंदर हम केमिकल्स का चेंजमेंट पढ़ते हैं, जैसे आप बोलोगे हमने दूध रात को जमाया, सुबह वो दही मिला, तो उसके केमिकल्स में चेंज हो गया। ठीक है, उसके अंदर जो भी केमिकल्स थे वो लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में क्या हो गए? चेंज हो गए। तो वैसी साइंस क्या कहलाएगी आपकी? रसायन विज्ञान कहलाएगी। जैसे आप घड़ी के अंदर सेल डालते हो, अब वो सेल तो आप मार्केट से लेके आते हो इतना सा, अब उसके अंदर क्या होती है, उसमें रसायन ऊर्जा होती है, वो किसमें चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज होती है। समझ गए मेरी बात को? तो रसायन विज्ञान तक हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल्स में चेंजमेंट क्या होते हैं, कैसे हम उसके 2 प्रकार के चेंजमेंट पढ़ेंगे, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिर तत्व क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, ठीक है, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? आपके रसायन विज्ञान के अंदर आएंगी। फिर हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, वो देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक का मतलब हमारे ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जो जीवित नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। कुछ चीजें क्या है भौतिक, जैसे हमारे बॉडी भी क्या है? भौतिक है एक प्रकार से, है ना, हम भौतिक संसार हैं। अब जैसे मेरे को किसी ने धक्का दिया, मेरे को किसी ने धक्का दिया और मैं आगे चलने लगा, मैं आगे चलने लगा मतलब मेरी दूरी के अंदर क्या हुआ है? मेरी स्थिति के अंदर परिवर्तन हुआ है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे हम? वो पढ़ेंगे हम फिजिक्स के बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा किसी को खींचना या किसी को धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। वो बल किस में आएगा? फिजिक्स के अंदर आएगा। जैसे एक वस्तु यहां से कहां जा रही है? दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कर रही है? गति कर रही है, वो मोशन कर रही है। समझ में आई मेरी बात? तो वो सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे हम? भौतिक। यानी कि
हम साइंस को नॉर्मली 6 से लेकर 10 तक की साइंस को सामान्य विज्ञान बोलते हैं। उसके अंदर 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। सबका सिलेबस हम अलग अलग डिटेल कर लेंगे। जैसे हम बायोलॉजी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बायोलॉजी का सिलेबस हम देख लेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेंगे, और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स का। कहने का मतलब है ये जनरल साइंस आपके डी ग्रुप की भर्ती से लेके ए ग्रुप तक की भर्ती का क्या आएगी, काम आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? चाहे आप सेंट्रल की भर्ती देख रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस देख रहे हो, हर एक प्रकार की भर्ती के अंदर आपकी साइंस इंक्लूडेड है। और इंक्लूडेड होने का मतलब है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जनरल साइंस का बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, बायो का मतलब होता है जीव जंतु। भाई बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीवित चीजें, लिविंग ऑर्गन्स जो भी होते हैं, है ना, लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं वो होती है बायो। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। जब भी आप बायोलॉजी के अंदर लॉजी वर्ड आपको दिखने मिल जाए, जैसे मैं भी आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो जहां पे भी बायोलॉजी के अंदर लॉजी वर्ड मिल जाए इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना, टू स्टडी। इसका मतलब क्या हो गया? जीवित चीजों का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी। अब जीवित चीजें सर बहुत हो सकती हैं, जैसे, तो भाई बात ऐसी है कि जीवित चीजें दो ही प्रकार की हो सकती हैं, या तो हो सकती हैं वो पादप, ठीक है, या फिर हो सकती है वो क्या, जीव जंतु। फिर बोलोगे भैया आप तो ये बता रहे हो कि जीव जंतु और पादप, हम तो कैसी कैटेगरी में नहीं है, हम आ गए इस कैटेगरी में, हम जानवर ही हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो आपने पढ़ा होगा कि आदि काल के अंदर हम पहले बंदर थे, बंदर से हमारी उत्पत्ति हुई, हमारी पूंछ हटी, पूंछ हट के हम क्या है, तो सारे बंदर हैं हम, हमें ज्यादा प्राउड करने की जरूरत नहीं, हम जानवर हैं। तो पादप के अंदर आती है आपकी प्लांट, और इसके अंदर आ जाएगा आपका एनिमल्स किंगडम, एनिमल जंतु संसार और पादप संसार, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। अगर मैं बात करूं पादप, अगर आप पादप की स्टडी कर रहे हो तो वो आती है आपकी बोटोनी, इसको बोलते हैं पादप विज्ञान। जैसे आप 11th के बाद में कई बच्चे साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं, और साइंस में भी क्या होती है, 3 ब्रांचेस होती हैं, है ना, 4 ब्रांचेस होती हैं वैसे तो मेनली। तो ज्योग्राफी लेता है कोई साइंस में, या कोई लेता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, या फिर लेता है कोई बायोलॉजी डिपार्टमेंट, या फिर लेता है मैथ्स डिपार्टमेंट। तो जिस बंदे के बायोलॉजी होती है ना, उसको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक तो बोटनी पढ़नी पड़ती है, एक क्या पढ़नी पड़ती है, अब जीव जंतुओं का अध्ययन जिस ब्रांच में करेंगे ना उसको बोलते हैं हम जूलॉजी। बताओ भाई जानवरों को कहां रखा जाता है? जू में। तो जू की स्टडी जूलॉजी, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, या इसी का दूसरा नाम होता है जंतु विज्ञान। समझ गए? समझ गए भाई? देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो स्टडी, बायोलॉजी यानी जीवित चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब इसको 2 भागों में बांटेंगे। भैया बता रहे थे कि 2 प्रकार के होते हैं जीवित चीजें, कौन कौन सी होती है? एक पादप होता है, एक क्या होता है, जीव जंतु होते हैं। पादपों का अध्ययन हम जिस ब्रांच में करेंगे उसको पादप विज्ञान बोलेंगे, बोटनी बोलेंगे। दूसरा जीव जंतु, इसको क्या करेंगे? आप बोलोगे आप तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रहे हो, तो आपको दोनों पढ़नी है। जब भी आप साइंस पढ़ो आपको इंग्लिश पे भी कंसंट्रेट करना, चाहे हिंदी मीडियम की हो, आपसे इंग्लिश आपको नील बट्टा सन्नाटा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश साथ में लिखनी है। क्यों लिखनी है आपको समझ में आ जाएगी। कई बार क्या होता है, जब पेपर का ऑटो ट्रांसलेट होता है ना, तब ऑटो ट्रांसलेट के अंदर ये बोटनी है ना, ये बोटनी को डायरेक्ट लिख देता है, वो बोटेनी, है ना। जैसे बायोलॉजी को डायरेक्ट लिखता है बायोलॉजी, है ना। अब जैसे जीव जंतु, इसको जूलॉजी को डायरेक्ट लिख दिया उसने जूलॉजी, तो आप कहां जाओगे? आपके दिमाग में हिंट होना चाहिए। आप जब भी नोट्स बनाओ आप हिंदी के साथ में इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार इंग्लिश आपका वो भी बता देता हूं। देखो, द पार्ट ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी डिपार्टमेंट। देन वी डिवाइडेड इस पार्ट इन 2। फर्स्ट पार्ट इज बोटेनी एंड सेकंड पार्ट इज जूलॉजी। बोटेनी क्या कहलाता है? बोटेनी क्या है? बोटेनी को क्या बोलते हैं? तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ओनली प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की स्टडी के साथ जो डील करेगी वो ब्रांच क्या कहलाएगी? आपकी बोटेनी। और दूसरा आप डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन क्या देंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम इज नोन एज जूलॉजी। यानी ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जो ओनली
जीव जंतुओं के अध्ययन का क्या करवाती है, बोध करवाती है, उसको हम जंतु विज्ञान बोलते हैं। और पादप के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, पादप विज्ञान बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? चलो, ये आपकी बायोलॉजी का नॉर्मल बेसिक सा पार्ट हो गया। कहने का मतलब हम बायोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तो हम पादप विज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जंतु विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो मेनली जो पार्ट आपका दे रखा है सिलेबस के अंदर 6 to 10th के अंदर ज्यादा पोर्शन आपका कौन सा है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का है। समझ में आई मेरी बात? यानी पहले हम जूलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसके हम बाद में हम बॉटनी को कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब है ये ही इस पे डिपेंडेड है भाई। आदमी है, जीव जंतु, वो किस पे डिपेंड होते हैं, पादपों पे डिपेंड होते हैं। एक बार अगर आपका ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया ना आपने, 90% इसका कवर हो जाएगा। कहने का मतलब है जंतुओं के अंदर हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है 6 to 10th के अंदर। पहले हम किसको पढ़ेंगे, जूलॉजी पार्ट को पढ़ेंगे। जूलॉजी पार्ट के अंदर 90% कवर क्या कर लेगा आपका, पादप विज्ञान, इसको हमको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही करते हैं। चलो, आप हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले और वो डालेंगे आप जंतु विज्ञान, जूलॉजी। आप देखो, जूलॉजी के अंदर हम मनुष्य भी आते हैं और छोटे क्या आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, है ना। और मच्छर से लेके और मनुष्य तक, मच्छर से लेके मनुष्य तक सारे ही आते हैं भाई जंतुओं में। तो हमें स्टडी इस प्रकार से करनी है कि वो हमारा जो रूल है, हमारी जो पढ़ाई है, वो हर चीज पे लागू हो जाए। तो आप मेरे को सिंपल सी चीज बताएंगे, जब हम मकान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मकान बनाते, तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है। बोले भैया ठीक है, ईंट हम ले आए, ईंट लेके हमने सीमेंट बजरी वगैरह सबका क्या कर लिया, जुगाड़ कर लिया। और जुगाड़ करके हमने क्या बना ली, दीवार बना ली। क्या बना ली? अब मेरे को ये बताओ, हमें मकान बनाना है, हमें कमरा बनाना है, तो दीवार को 4 दीवारें चाहिए भाई मकान बनाने के लिए, एक छत चाहिए। तो मेरे को बताओ, अगर मैं इन दीवारों को एक लाइन में लगा दूं सीधा, तो मकान बन सकता है? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 आमने सामने, 2 आमने सामने, एक ऊपर। इससे हमें सिस्टमेटिक तरीके से क्या लगाने पड़ेगी, दीवारों को लगाने पड़ेगी। तब क्या बनता है अपना, दीवारों से मिलकर क्या बनता है, एक मकान बनता है। मैं एक वर्ड यूज में ले रहा हूं, सिस्टेमेटिक तरीके से, एक संरचनात्मक ढंग से, है ना। उस ढंग से अगर हम दीवारों को लगाएंगे एक, तभी क्या बनेगा, अपना मकान बनेगा। अब अगर 3-4 मकान बन गए तो क्या बन जाएगा, अपना घर बन जाएगा। यही है, ये भी एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक मकान यहां बना दिया, दूसरा मकान 30 फुट दूर बना दिया, तो वैसे घर नहीं बनेगा आपका। तो घर बनाने के लिए भी मकानों को क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए कि भाई 2 BHK बनाना है कि 3 BHK बनाना है। तो वो BHK तभी बनेंगे जब हम मकानों को सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारा शरीर है, ऐसे ही हमारा शरीर है। जैसे घर को बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है ना, वैसे हमारे शरीर को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोशिका की। किसकी जरूरत पड़ती है? अच्छा भैया, हाँ, अपने कोशिका बढ़ाने के लिए हमें मिस्त्री बना दिया। हाँ, मिस्त्री बनना है आपको, अपने पूरे शरीर का मिस्त्री बनना है। ठीक है, पूरी साइंस का मिस्त्री बनना है ना। देखो, कोशिका से क्या बनता है, जैसे यहाँ पे दीवार बनी, वैसे एक दीवार बढ़ती है कोशिका मिलके, और वो बनाती है उत्तक। क्या बनाती है? उत्तक। अब ये उत्तक एक प्रकार की दीवारी है। उत्तक एक प्रकार की क्या है, दीवारी है। उसके बाद में क्या बनेगा, मकान। अब मकान है तो वहां पे क्या बन जाएंगे, आपके अंग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अंग। और अंग से बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। और इसी अंग तंत्र से हमारा क्या बनता है, शरीर बनता है। समझ में आई मेरी बात? कहने का मतलब है, एक बार क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका सिस्टमेटिक ऑर्डर पूछा हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या बनता है, क्या बनता है। भैया इंग्लिश वर्डों के साथ धोखा मत करो, तो ये लो भाई, इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं टिश्यू, इसको बोलते हैं ऑर्गन, और इसको ऑर्गन्स, और इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ये आपकी हो गई बॉडी, बॉडी सिस्टम बोल देंगे इसको। ठीक है, यानी कि सेल क्या बनाएगी, टिश्यू, टिश्यू बनाएगा ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम बॉडी। अब बोले कैसे सिस्टमेटिक, कैसे, तो वो सिस्टमेटिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ टाइप की कोशिकाएं, एक समान कोशिकाएं जुड़कर एक बॉडी निकाय का निर्माण करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक। यानी उत्तक की परिभाषा क्या हो गई, उत्तक की परिभाषा हो गई कि समान प्रकार का काम करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। वो सिस्टमेटिक, इसीलिए मैंने वर्ड यूज में लिया है। समान प्रकार के उत्तकों से कुछ विशेष कार्य करने वाले संरचनाएं बनती है, जिनको क्या बोलते हैं, अंग। तो अंग की परिभाषा क्या हो गई कि विशेष प्रकार के, यानी सेम प्रकार की क्रिया करने वाले अंगों का
विशेष समूह क्या कहलाता है, सॉरी ऊतकों का विशेष समूह क्या कहलाता है, अंग कहलाता है। यानी कि द ग्रुप ऑफ सेम फंक्शनल टिश्यूज इज नोन एज ऑर्गन। ठीक है, या फिर हम क्या बोलेंगे ऊतक के बारे में, क्या बोलेंगे, ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेम फंक्शनल सेल्स नोन एज टिश्यू। ठीक है, अब जैसे अंग तंत्र क्या हो गए, ये सारे अंग समान समान काम करने वाले अंग अगर एक इकट्ठे हो जाएं और एक ग्रुप बना ले, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में सारे अंग मिल जाएं, सारे तंत्र मिल जाएं पूरी बॉडी के, तो क्या बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कोशिका। तो आप मेरे को कोशिका की परिभाषा यहीं से बता सकते हो। आप कैसे बता सकते हो, देखो कोशिका की परिभाषा यहीं से निकालेंगे, और छठी से लेकर 10वीं तक की किताब के अंदर यही परिभाषा दी जाती है, और हम भी अभी तक यही पढ़ते हैं, हमारे पूर्वज भी यही पढ़ते गए हैं, और हमारे आने वाली औलादे भी यही पढ़ेंगी कि कोशिका क्या होती है। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। मास्टरों ने हमें यही रटाया है, हम यही रटते हैं, और हमने रटाई है, बस हमने समझा नहीं है, तो हम समझेंगे। क्या बताया भैया, आपने बताया कि सर हमारी क्या होती है, ये मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होती है। एक वर्ड हमने पकड़ लिया भैया, मूलभूत होती है, और एक भैया होती है क्रियात्मक। यही पढ़ते हैं। इकाई का मतलब होता है यूनिट। जैसे ईंट है ना, ईंट, एक ईंट क्या है, यूनिट है। घर तो पूरा बड़ा हो गया, घरों के अंदर क्या लगी थी, ईंट, तो वो एक छोटी सी इकाई है। ठीक है, अंग नहीं है कोशिका। कोशिका आपको याद रखना है, ऑप्शन दे देगा, गलती करवा देगा। कोशिका अंग नहीं है, कोशिका एक इकाई है शरीर की। अंग तो बाद में बनेगा, अंग तो कोशिका मिलके बनाएगी ना, तो इकाई हो गई कोशिका, क्या होगी, इकाई। अब आज तक हम जो परिभाषा रटते हैं ना, आज से हम उसको रटना छोड़ देंगे, उसको हम समझेंगे। देखो मेरे को ये बताओ, ऑर्गन का कोई भी एग्जाम्पल दे दो। जैसे हाथ है, हाथ एक प्रकार का अंग है। ठीक है, अब देखो यहीं से सारी चीजें समझ जाएंगे हम। हाथ है, और हाथ क्या है, एक प्रकार का अंग है, और अंग है तो वो क्या बनाएगा, अंग तंत्र भी बनाएगा, और अंग तंत्र मतलब शरीर का वो क्या है, एक भाग भी है। यानी शरीर किससे बना है, शरीर के अंदर हाथ तो लगा ही है। अब समझते हैं, देखो पहली बात मूलभूत इकाई। मेरे को ये बताओ, हाथ बिना कोशिका के बन सकता है क्या, बताओ भाई, हाथ है वो बिना कोशिका के बन सकता है क्या, नहीं बन सकता भैया। अरे ये मकान है, बिना ईंट के बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। फंडामेंटल, हमें एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिससे हाथ बन सकता है, और वो चीज क्या है, कोशिका। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मूलभूत। मूलभूत का मतलब होता है जो जरूरी है, जो जड़ है। मूल का मतलब क्या होता है, जड़। यानी इस हाथ को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक जड़ चाहिए, और वो जड़ क्या है। तो पहली बात समझ में आएगी, मूलभूत इकाई क्यों बोलते हैं भैया, समझ में आ गई। दूसरी संरचनात्मक, बताओ हाथ है, एक हाथ भी बनेगा, एक पैर भी बनेगा, एक कान भी बनेगा, है जिसके में आपकी बाबू सोना धड़कती है, वो हृदय भी बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी मिलकर तो क्या बना रही है, शरीर। और शरीर क्या है, एक संरचना। शरीर क्या है, एक संरचना। अब मैं तो हाथ पैर कान हृदय ये किससे बनते हैं, कोशिका। कहने का मतलब जब तक कोशिका नहीं होगी तब तक संरचना, इसलिए क्या है ये, संरचनात्मक इकाई है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। बोलिए समझ में आ गई। मूलभूत क्यों है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। संरचनात्मक क्यों, क्योंकि हमारे शरीर का क्या बनाती है, ढांचा तैयार करती है, स्ट्रक्चर बनाती है, बिल्कुल सही बात है। क्रियात्मक, अच्छा मैं मेरे हाथ से आपको थप्पड़ लगाऊं है, और थप्पड़ लगाऊं, या फिर मैं खाना खाऊं, या फिर मैं चलूं, या मैं आपकी बातें सुनूं, या मैं आपको बोल रहा हूं, मुंह से आपसे बात कर रहा हूं, तो ये कब पॉसिबल है, जब मेरी जीभ है, या मेरे हाथ है, या मेरे पैर है, या मेरे कान है। और ये सब किससे बनते हैं, कोशिका से। यानी कि मैं अगर आपके थप्पड़ लगा रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, एक क्रिया कर रहा हूं, कोई भी क्रिया कर रहा हूं शरीर की, और वो क्रिया किससे पॉसिबल है भाई, जब तक कोशिका नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आपने विकलांग आदमी देखा होगा, और विकलांग आदमी के एक हाथ क्या होता है, लकवा मार जाता है। उस लकवे का मतलब है वहां की सारी कोशिकाएं मर चुकी हैं। अब वो उसका हाथ काम करता है क्या, कोई क्रिया नहीं करता, उसका हाथ ऐसे लटकता रहता है। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्रिया करने के लिए हमें कोशिका की जरूरत पड़ती है। इसलिए कोशिका को क्या बोला जाता है, मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनते हैं।
क्या बोलते हैं? इकाई। अंग नहीं बोलेगा कोई भी, क्योंकि अंग तो ये बाद में बनाएगी। पहले तो क्या है? एक प्रकार की इकाई है, एक प्रकार की क्या है? तो एक एग्जाम में मेरे याद आ रहा है कि एक एग्जाम में पूछा था, इसका ऑर्डर पूछा था कि सबसे पहले क्या होती है? कोशिका, फिर उससे क्या बनते हैं? उत्तक, उत्तक से क्या बनता है? अंग, अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र, और उससे क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। यही सारी सेम चीजें आप प्लांट किंगडम में भी अप्लाई कर लेना, ये हमारी जीव जंतु यानी एनिमल किंगडम में भी, यानी ऐसी सारी चीजें कोशिका पादपों में भी होती हैं और कोशिका जंतुओं में भी होती हैं। तो जो पादपों में कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं पादप कोशिका, और जंतुओं में पाई जाती है उसको बोलते हैं जंतु कोशिका। ज्यादा कोई दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, एक दो चीजें ऊपर नीचे होती हैं, वो सारी चीजें हम साथ साथ कवर कर लेंगे। यानी कोशिका आपका फंडामेंटल चैप्टर है, जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तब तक आप ये स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, जैसे आपको हार्ट पढ़ाऊंगा ना, हार्ट पढ़ाते टाइम बोलूंगा कि हृदय है वो एक प्रकार का पेशीय उत्तक होता है। बोल भैया पेशीय उत्तक क्या है? उत्तक नहीं समझ में आ रहा, उत्तक समझ में नहीं आ रहा तो पेशी, बोले पेशी क्या मतलब? कोशिका पढ़ो। तो कोशिका तो पढ़नी पड़ेगी। जब आप क्या पढ़ोगे, जो भी ऑर्गन पढ़ोगे या जो भी अंगतंत्र पढ़ोगे, उससे पहले हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? कोशिका पढ़नी पड़ेगी। तो आप हेडिंग लगा दो कोशिका, सबसे पहले हेडिंग क्या लगाओगे? कोशिका। कोशिका क्या है? अभी हमने इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई, अगर लिखना चाहो तो लिख दो। द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज सेल। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आज तक हमने ये रटा था, आज हमने इसको समझ लिया। आप देखो, बोले भैया सेल तो पढ़ लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम पूछ लेता है। ये क्या होता है भैया? यानी हर चीज का, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनका हम बायोलॉजी के अंदर एक अलग नाम देते हैं, और उस नाम का, उस बायोलॉजी में उस नाम को क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो। तो सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? इसको इंपोर्टेंटली मार्क कर लेना। एसएससी लेवल की एग्जामों में कंफर्म क्वेश्चन बनता है, और मैं हर एक पार्ट के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर ये इंपोर्टेंट लगवा के चलूंगा, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ। और नर्सिंग वगैरह, अगर बीएससी नर्सिंग की अगर कोई तैयारी कर रहा है और उसके अंदर बायोलॉजी आती है तो उसका तो कंफर्म ही है। जैसे आप जूनियर केमिस्ट का पेपर देख लो, सीएचओ का पेपर देख लो, तो वहां पे तो बायोलॉजी क्या चलती है? एनाटॉमी बोलते हैं इसको, और एनाटॉमी तो कंफर्म चलती है, तो वहां तो कंफर्म ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो साइटो। अभी मैंने आपको बताया कि भाई कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन। अब बोले भैया क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया बायोलॉजी, बस कुछ नहीं, लॉजी लगा दो इसके आगे, तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। साइटो का अध्ययन साइटोलॉजी। आप जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे ना, मल्टी जो हॉस्पिटल होते हैं यहाँ, जहाँ पे क्या होती है, मेडिकल कॉलेजेस होती हैं जिस हॉस्पिटल के अटैच में, तो वहां पे आपको अलग से लैब दिखाई देगी, साइटो लैब। वहां पे आपका क्या होता है? ओनली कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगर किसी आदमी के कैंसर है ना, तो कैंसर तो वहां से क्या लिया जाता है? उस कैंसर का कोशिका का सैंपल लिया जाता है, और वहां पे कोशिका का अध्ययन होता है, और उसको क्या बोलते हैं? साइटो लैब, है ना। ऐसी लेबोरेटरी जहाँ पे साइटो का क्या होता है? अध्ययन होता है। तो वो जो डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर क्या होते हैं? साइटोलॉजिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? साइटोलॉजिस्ट, यानी साइटोलॉजी का अध्ययन किया हुआ होता है उन्होंने, और इसको हिंदी में बोल दो कोशिका विज्ञान। तो सीधी सी बात है, डेफिनेशन किसी काम की नहीं है आपके, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कोशिका विज्ञान क्या कहलाती है? विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? इंग्लिश मीडियम वालों भी सुन लो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साइटो और सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्लियर? चलो अब देखो, बोले भैया कोशिका तो ठीक है, अब बोले कोशिका हमें कैसे पता कि कोशिका है? तो देखो, कोशिका का एक लैटिन वर्ड है। कोशिका क्या है? एक लैटिन वर्ड है, और उस लैटिन वर्ड से निकल के आई है, और उस लैटिन वर्ड का नाम है सेलूला। क्या है? और सेलूला का फिर शॉर्ट नेम हमने क्या कर दिया? सेल। तो सेल आपसे जब पूछे ना, ये सेल जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये सेल लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है कोशिका। अब बोले भैया सबसे पहले नाम किसने दिया? तो जो पहले खोजेगा वही नाम देगा। अभी आप इसको बोलते हैं मेरा पेट है, ये मेरा हाथ है। अच्छा, इसको खोज करने से पहले हाथ था ही नहीं थे क्या? आपने था, तभी तो उसकी खोज हुई है। तो इसको खोज करने वाला दो आदमी हम पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं? देखो, एक होती है आपकी मर्त कोशिका,
ऐसी कोशिका जो मर चुकी है यानी डेड सेल, सॉरी मृत कोशिका मतलब डेड सेल, और एक होती है लिविंग सेल, जीवित कोशिका। ऐसी कोशिका जो मर चुकी है, मर चुकी है मतलब वो नष्ट हो चुकी है। तो एक क्या साइंटिस्ट था, और वो साइंटिस्ट उसकी जो लैब थी उसके बाहर एक सहतूत का पेड़ था, और उस सहतूत के पेड़ आंधी से क्या हो गया, वो टूट गया। अब वो टूटा तो उसने क्या कर दिया, उसको कटवा दिया। अब कटवा दिया तो उसकी छाल थी, और उसकी छाल के अंदर जब, भाई साइंटिस्ट क्या होते हैं, आधे दिमाग के होते हैं, वो बैठे बैठे उनका क्या एक्सपेरिमेंट का काम है, उसने अपनी सूक्ष्मदर्शी उठाई। अब तो अगर वो पेड़ टूटा है, सूखा है, सूखने का मतलब वो क्या हो गया, टूट गया, और वो क्या होगी, उसकी कोशिकाएं मर चुकी हैं। अब अगर वो कोशिकाएं मर चुकी हैं और उसको जब वो सूक्ष्मदर्शी में देखेगा तो वो कैसी कोशिकाएं देखेगा, मृत कोशिका। और उसने जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसको अपने जब मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उससे के समान उसको क्या मिली, स्ट्रक्चर मिली। बोलो कैसे मिली भैया, बोलो ऐसी मिली, ऐसी स्ट्रक्चर उसको देखने को मिली। और उसको चक्कर में पड़ गए, भाई इसको बोले तो बोले क्या, इसको क्या नाम दे, पहली बार देखी बोले मैंने तो ऐसी चीज। और ऐसी मधुमक्खी जैसे छत्ते की स्ट्रक्चर जब उसने देखी तो उसने उसको नाम दिया क्या, सेल। क्या नाम दिया, सेल। और वो साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्या, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट, इसको हुक्के मत बोलना, हुक्की है ना, इंग्लिश में ई लिखा जाता है। अब ये कब देखता है, ये देखता है 1665 ईस्वी में। तो भाई साहब अगर आपसे प्रश्न पूछे, और ये किसी टाइम एयरफोर्स नेवी वालों का, एनडीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, और वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। किस में की थी, तो आप सीधा सा याद करेंगे, छाल में। किस में की थी भैया, छाल में की थी। और अगर छाल ऑप्शन नहीं मिले तो क्या बता दोगे, कोर्क। क्या होता है, कोर्क। अब वो कोर्क क्या होता है, आपने इत्र देखा है क्या, इत्र, शराब की तरफ तो मैं लेके नहीं जाऊंगा आपको, क्योंकि शराब की बोतलों के ऊपर भी क्या आता है, ढक्कन आता है, लकड़ी का ढक्कन आता है, इत्र के ऊपर भी ढक्कन आता है लकड़ी का, वो क्या होता है, कोर्क होता है। तो कोर्क या छाल के अंदर सबसे पहले मर्त कोशिका, अब चाहे वो मरेडी खोज करो, चाहे जीवित की खोज करो, चाहे मरी हुई की खोज करो, चाहे वो जीवित कोशिका की खोज करो, सबसे पहले खोज तो कर दी ना उसने, बता तो देना भाई ऐसी भी कोई चीज होती है हमारे ब्रह्मांड के अंदर। तो वो आदमी कौन था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब की, 1665 में। कब की, और कैसी कोशिका की खोज की। तो अगर आपसे ये पूछ ले सबसे पहले मर्त कोशिका की खोज किसने की, तो भी आंसर सेम होगा। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तब भी आपको क्या होगा। अब तो कोशिका विज्ञान का जनक कौन होगा, जो कोशिका के बारे में सबसे पहले बताएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। डॉक्टरी सबसे पहले किसने की थी, हुक ने की थी कोशिका पे। समझ में आ गई क्या बात। चलो अब अभी आपने मर्त कोशिका तो बता दी, ठीक है। अब जीवित कोशिका, अब बताओ क्या होता है, साइंस के अंदर क्या होता है, हमारे चारों तरफ की क्या होती है, प्रकृति होती है। अगर मेरे 90% आ गए ना तो मेरे पड़ोस वाला सोचेगा मैं 91% लेके आऊं, है ना। ये कंपटीशन चलता है भाई मार्केट में, ठीक है। इस वाले दुकान पे पेड़े ज्यादा बिक रहे हैं तो मेरे वाले भी ज्यादा बिकने चाहिए, इसके पेड़े तो मेरी कम से कम जलेबी तो बिकनी चाहिए। तो वही सारी चीजें यहाँ पे चलती है, इस दुकानदारी में चलती है। तब एक साइंटिस्ट आता है, ल्यूवेन होक। कौन आता है, ल्यूवेन होक आता है। और उसके घर पे, बोले तेरे घर पे तो सतूत लगा है और मेरे घर पे तालाब बना है। क्या बना है, तालाब बना। और उसमें किसकी खेती करूंगा मैं, प्याज की। किसकी करूंगा, तो प्याज की झिल्ली के अंदर सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाला आदमी कौन था। तो आप वो भी आप हेडिंग लगा लेंगे इधर, जीवित कोशिका। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन होक ने की थी। अब इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, अरे ज्यादा टाइम तो नहीं लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये 65 में करता है, 74 में कर देता है। कब कर देता है, 1674 ईस्वी के अंदर साइंटिस्ट आता है ल्यूवेन होक। ल्यूवेन होक किसकी करता है, जीवित कोशिका खोज करता है। कब करता है, 1674 में। अब ऐसे याद नहीं रखे, दो साइंटिस्ट हो गए, याद नहीं होगा तो कैसे याद करें भैया, सीधी सी बात है। हुक होता है ना, हुक, हुक किस में लगता है, पेंट में। और पेंट में कैसी चीज है, हुक कैसा चीज है, निर्जीव है सजीव है, निर्जीव है यानी मरा हुआ है। तो हुक से याद रख लेंगे मरी हुई कोशिका। हो गई ट्रिक याद। होक, होक से याद रख लोगे आप क्या, हाफ, ठीक है। और हाफता कौन है, कुत्ता। और कुत्ता क्या है, सजीव है। जीवित कोशिका की खोज कौन करेगा, ल्यूवेन होक। समझ में आई क्या,
अरे आगे क्या, अरे इससे भी याद नहीं है तो ल्यू, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया कि ये ल्यूवेन, अच्छा ऐसे भी याद नहीं है तो ऐसे याद रख लो ना। ल्यूवेन, वेन कौन चलाता है, आदमी, आदमी क्या है, जिंदा है, ल्यूवेन हो, जिंदा आदमी चलाएगा वेन। अरे समझ में आई। 1600, डेट आपको कोई नहीं पूछेगा, डेट आपको ये याद रखनी है, रॉबर्ट हुक वाली याद रखनी है, डेट आपको ओनली रॉबर्ट हुक वाली याद रखनी है, अगर याद रख सको तो, वरना सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज कौन करता है, तो मर्त कोशिका या सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कोशिका की खोज कौन करी, वो करता है कौन, रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में किस में करता है, छाल में। इधर अगर आपसे पूछे तो इसमें क्या आती है, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन होता है, देखो ये दो प्रकार की कोशिकाएं क्या करता है, इसलिए प्रश्न ही पूछना बंद कर दिया बोर्ड ने, ठीक है ना, तो कोई 10th वाले क्लास में कभी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जबकि आप अगर हाई लेवल में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा किसने एक टाइम पे दो कोशिकाएं देखी थी। पहली देखी थी वो थी, देखिए आपकी ओनियन सेल, प्याज की छाल में, और दूसरी इसने देखी थी ह्यूमन बॉडी में आरबीसी। जब आप आपको मैं ब्लड में पढ़ाऊंगा तो आरबीसी पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम बताऊंगा कि आरबीसी खोज करने वाला आदमी कौन था, ल्यूवेन हो की था। तो एक टाइम पे दो को एक साथ दो चीजों के बारे में बताए तो पता नहीं चलता ना कि किसमें खोजी थी, तो इसलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उठने लगे थे, इस पे दोनों ऑप्शन दे ही नहीं सकता, तो क्या क्या इस पे क्वेश्चन ही बनाना बंद कर दिया। तो आपको ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल सा याद रखेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन होक ने की थी। कब की थी, 1674 में की थी। इधर अगर आपको पूछ रहे छाल वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, कोर किया छाल में की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। अरे समझ में आ गई, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है ना। हाँ अभी तो हम स्टडी करेंगे इसकी, अभी तो इसके बारे में जाना ही क्या है। तो ये आपका बेसिक्स था, और बेसिक्स भी क्या था, बस इतना पता चला कि कोशिका होती कैसी है, खोज किसने की थी, सबसे पहले बताया किसने था। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स, और कुछ फैक्ट्स का मतलब क्या हो गया, इसके बारे में क्या क्या बातें बदनाम है, कोशिका किस प्रकार से बदनाम है, किस प्रकार इसको जाना जाता है। भाई कोई आदमी है ना, अरे वो इस सृष्टि पे आ गया तो उसके दो चीजें होती है, तो वो बदनाम होता है या उसका नाम होता है, और बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है ना। तो कोशिका का भी नाम आ गया 1665 में, 74 में ल्यूवेन होक ने दे दिया। तो ये कुछ चीजें बदनाम हुई, कुछ चीजें तो क्या बदनाम हुई, बदनाम करने वाले कौन थे, आदमी थे। और कहां बदनाम हुई, ब्रह्मांड में। तो दो फैक्ट पढ़ेंगे, एक तो ब्रह्मांड को लेके और एक आदमी को लेके, दो चीजें पूछते हैं हमारे शरीर के बारे में। देखो एक तो हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चर्चे किसके हैं, एक तो ये पढ़ेंगे, ठीक है भैया पढ़ लेंगे। दूसरा भाई बड़ी पढ़ेंगे तो छोटी पढ़ेंगे, तो ज्यादा बदनाम है तो कम बदनाम कौन सी है, तो ब्रह्मांड की सबसे छोटी। और यहां से 100% क्वेश्चन बनता है हर तीसरी एग्जाम में। फिर बोले भाई ठीक है, फिर बोलेंगे शरीर, हमारे ह्यूमन शरीर की, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका, जीव जंतु तो हजारों है, अब तो डायनासोर ले आओगे आप, डायनासोर की कौन बता देगा कोशिका सबसे कितनी बड़ी है, तो पकड़ना भी चाहिए उसको भाई, पकड़ के फिर बताएंगे भाई हाँ इसकी कितनी सेंटीमीटर बड़ी कोशिका थी। डायनासोर पकड़ने से पहले से हटा देगा वो, तो औकात से बाहर था, और जो औकात में थी वही लिखेंगे हम यहाँ। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका और मानव की सबसे छोटी कोशिका। चलो ये चार फैक्ट तो एक बार हम नॉर्मली याद रखो। अब एक ऐसा मुर्गा होता है, और वो मुर्गा क्या करता है, जब अगर वो कंकड़ पत्थर भी खा लेना तो उसके पेट के अंदर इतनी गर्मी होती है, उसको भी क्या कर लेता है, वो पिघला लेता है। और वो मुर्गा कौन सा होता है, सबसे बड़ा मुर्गा होता है, वो होता है शुतुरमुर्ग। क्या होता है, अब जितना बड़ा मुर्गा होगा ब्रह्मांड में, उसका अंडा भी उतना ही बड़ा होगा, और अंडा एक प्रकार की कोशिका है। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। इंग्लिश वाले लिख लेंगे ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म। अब ये नाम पहली बार सुना आपने, ठीक है, और वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपका टाइम भी लूंगा और उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। माइकोप्लाज्म इंग्लिश में भी माइकोप्लाज्म ही होता है, ठीक। इसलिए मैं बहुत थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इंग्लिश वर्ड भी आप पकड़ना स्टार्ट करो, कुछ साइंस के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो हिंदी में भी वही होते हैं
ठीक है। हाँ, जैसे कमलनाथ है तो कमलनाथ का लोटस नाथ नहीं होगा इंग्लिश में, कमलनाथ का कमलनाथ ही लिखा जाएगा। तो वैसे ही माइकोप्लाज्म को माइकोप्लाज्म में लिखते हैं। अब मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की वो होती है मादा में, और मादा में क्या होता है, अंडाणु। यानी कि जो ओवम होता है ना, ओवम या एग। ट्रिक बताऊं आपको एक बढ़िया सी, बताओ भैया, इधर भी अंडा और इधर भी अंडा, कंप्लीट। मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है, वो होती है नर शुक्राणु, ठीक है। और कुछ फैक्ट के अंदर आरबीसी को भी बोलते हैं, लेकिन आरबीसी का व्यास बहुत थोड़ा बड़ा होता है शुक्राणु से, इसलिए हम शुक्राणु को ही मानेंगे, ठीक है। तो इसका आप लिख देंगे स्पर्म। इसमें एक ऑप्शन और लगा देना आरबीसी, इसको स्टार लगा देना। अगर नर शुक्राणु ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या करना है, आरबीसी करना है। अब याद कैसे करें भैया, ये बताओ, हमारे संसार में या मनुष्य के अंदर लुगाई की ज्यादा चला, आदमी की लुगाई की, तो मादा का अंडाणु क्या होगा, बड़ा, छोटा क्या होगा, शुक्राणु यानी नर शुक्राणु, ठीक है। मादा में अंडाणु होता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। एक बार में, अब जब हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उस टाइम हम पढ़ेंगे कि मादा के अंदर एक ही अंडाणु बनता है। कितना बनता है, एक ही अंडाणु बनता है। और जब मैं आपको शुक्राणु पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा 10 लाख बनते हैं। कितने बनते हैं, यानी हमारे मर्दों में इतनी कैपेसिटी होती है, एक साथ 10 लाख बच्चे जन्म दे सकते हैं। लेकिन अंडाणु कितना रह गया, एक। तो हमारी मजबूरी है कि हम कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, एक। क्योंकि भाई इतना 10 लाख के बराबर 10 लाख अंडाणु भी तो हो, एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ ही फर्टिलाइज करेगा। अगर 10 लाख अंडाणु बन जाए तो 10 लाख कर देंगे फर्टिलाइज, ठीक है। तो नर शुक्राणु और मादा अंडाणु, समझ में आ गई बात। अब भैया अगर हम छोटी बड़ी की तो बात करने को, लंबाई के अंदर भी बड़ा है क्या, बिल्कुल है। तो ब्रह्मांड की सबसे लंबी कोशिका, अब देखो लंबाई में ये बड़ी का मतलब है साइज वाइज बड़ी, है ना, और लंबी का मतलब है लेंथ वाइज बड़ी, है ना। एक तो जैसे आपका मकान बड़ा है और एक आपकी सड़क लंबी है, समझ रहे हो दोनों बात, हाँ। तो लंबी मतलब लेंथ में, लंबाई में बड़ी, और वो है आपकी तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका, नर्व सेल। अब भैया ये नर्व सेल पादपों में पाई नहीं जाती, किसमें पाई जाती है, जीव जंतुओं में पाई जाती है। और जीव जंतुओं में क्या आते हैं, मानव भी आता है। तो सिंपल सी आप याद रख लेंगे कि ब्रह्मांड की पूछे चाहे मानव शरीर की पूछे, दोनों की लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। चलो दोबारा रिवाइज करें इसको, ठीक है, दोबारा रिवाइज करें। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, ओस्ट्रिचेक शुतुरमुर्ग का अंडा। ब्रह्मांड की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, माइकोप्लाज्म। मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल, मादा अंडाणु यानी ओवम एग। मानव की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्पर्म। ब्रह्मांड की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी और यूनिवर्स इज नोन एज नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ब्रह्मांड की जो लंबी होगी वो मानव में पाई जाएगी, और मानव में है वही लंबी है ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड की भी है, मानव शरीर की भी है। तो चाहे ब्रह्मांड की सबसे लंबी पूछे चाहे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे, आपका आंसर होना चाहिए तंत्रिका कोशिका। अब मैंने आपको बताया था कि माइकोप्लाज्म के बारे में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। भाई साहब ये माइकोप्लाज्म है ना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। कैसे है, पहली बात तो सबसे छोटी कोशिका है। और आपको पता है, जो आदमी, बुरा मत मानना, जो आदमी बोलना होता है ना, बोलना, हाइट जिसकी छोटी होती है ना, वो ऐसे फुदकता रहता है ना। उसको क्या है, थोड़ा सा मतलब उसकी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो ऐसे एकदम खुले माइंड का रहता है, एकदम मनमस्त आदमी होता है, मस्त मौला। तो ये माइकोप्लाज्म के साथ भी ऐसा ही खेल है। कैसे खेल है, मैं बताता हूं आपको। कुछ साइंटिस्ट आए और इस पे स्टडी स्टार्ट की माइकोप्लाज्म, और वो स्टडी करते ही बोले बोले इसको हम किस में रखेंगे, बोटनी में। किस में रखेंगे, पादप विज्ञान में, ठीक। कुछ साइंटिस्ट है वो बोले इसको किस में रखेंगे हम, जंतु विज्ञान में यानी जूलॉजी में रखेंगे। हाँ, माइकोप्लाज्म राजी नहीं है, बोले मैं तो दोनों में रहूंगा, है ना, कभी इस फूल तेर कभी
उस फूलते हैं, ऐसे मंडराते रहेंगे। तो माइकोप्लाज्मा आपको जब पूछे तो आप बता देना बॉटनी में भी काउंट होता है, किस में काउंट होता है, जूलॉजी में। अब ये भाई साहब इतना रंग बदलता है ना, इतना डांस करता है और शक्ल बनाता है बहुत अलग अलग टाइप की। छोटा सा है और बोना आदमी होता है, वो अलग अलग शक्ल बजा के सबको हंसाता है और डांस करता है, तो इसको बोलते हैं डांसिंग जोकर। और ये पर्सन आया हुआ है डांसिंग जोकर ऑफ साइंस, क्या है, माइकोप्लाज्म। नाचता हुआ जोकर, विज्ञान का नाचता हुआ जोकर किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्म बोलते हैं। और जो सबसे छोटी कोशिका है ब्रह्मांड की, और साथ ही साथ इसको पद विज्ञान में भी पढ़ते हैं और इसको जंतु विज्ञान की श्रेणी में भी रखा गया है। इसको प्लांट किंगडम में भी काउंट कर सकते हैं और एनिमल किंगडम में भी काउंट कर सकते हैं। अब भाई जोकर है वो तो किसी भी देश में जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है अपना डांस दिखाने के लिए, तो इसे भी याद रख लेंगे। इस किंगडम में भी आ गया, इस किंगडम में भी आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की क्या बनाता है, आकृतियां बनाता है, अपनी शेप बनाता है, उछलता रहता है, नाचता रहता है, खेलता रहता है। इसका मतलब इसको क्या बोल दिया, डांसिंग जोकर ऑफ साइंस। तो माइकोप्लाज्म के बारे में नोट लगा के लिख देना कि माइकोप्लाज्म है, आप हेडिंग लगाना, उसके नीचे लिखना कि माइकोप्लाज्म वो ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है। इसको हम पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसका दूसरा नाम डांसिंग जोकर ऑफ साइंस भी रखा गया है। ठीक है, ये आप इंपोर्टेंट नोट लगा के इसमें लिख लेंगे। तो ये माइकोप्लाज्म वगैरह में था। ठीक, हाँ, अब इसके बारे में फैक्ट हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। बोले अभी तो थोड़ी देर पहले तो भी आप बता रहे थे कि कोशिका खुद एक इकाई है, अब उसके भी भाग होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। अब मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था, ईंट है, ईंट सीधे बन जाती है क्या, ईंट के अंदर भी तो क्या लगता है, मिट्टी लगती है, ठीक है, उसके अंदर पानी लगता है, उसके अंदर उसको पकाया जाता है, तभी तो ईंट बनती है। तो इसको भी पकाना पड़ेगा भाई, कोशिका को भी। तो कोशिका के कुछ क्या होते हैं, अंग होते हैं, और कोशिका के अंगों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये इतना समझ में आ गया ना, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं कोशिका अंग। कोशिका जिन अंगों से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं कोशिका अंग, यानी कोशिकांग। और इसको बोलते हैं सेल ऑर्गन्स। ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे, इसमें कौन कौन से पढ़ने आपको, इसमें पढ़ने आपको सेल वॉल, इसमें आपको पढ़नी है सेल मेम्ब्रेन, इसमें आपको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपको पढ़ना है सेलुलोज, सॉरी साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें पढ़ना आपको लाइसोसोम। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है सेंट्रोसोम। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है न्यूक्लियस। उसके बाद में पढ़ना है ईआर्स। उसमें पढ़ना है आपको डीएनए और आरएनए, पढ़नी है वोक्यूल्स, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ, एक और पढ़ लेना राइबोसोम। ये आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट्स हैं, कुछ अंग हैं। देखो, सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का हो गया कोशिका द्रव्य। लाइसोसोम हो गया लाइसोसोम। सेंट्रोसोम का हो गया सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस हो गया केंद्रक। ईआरस हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, अंतः परद्रव्य जालिका। दो प्रकार की होती हैं, एससीआर और आरईआर, आगे पढ़ेंगे हम। अंतः परद्रव्य जालिका। ठीक है, डीएनए आरएनए का होएगा। वोकल्स का मतलब होता है रसधानी, और राइबोसोम का मतलब होता है राइबोसोम। कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्टली पार्ट कोशिका का वो खत्म हो जाएगा। 3 क्लासें लगेंगी, ठीक है, कोशिका को पूरा करने में। तो एक क्लास तो आज हमने ले ली,
एक कल हम मोस्ट पार्ट पढ़ लेंगे पूरा इसका, और उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर डिवाइडेशन कर देंगे पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। और हम पढ़ लेंगे कोशिका के वैसे दो प्रकार होते हैं संरचना के आधार पर, एक होती है प्रोयूकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। तो वो डिफरेंस वाला सिस्टम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, और मेन जो पोर्शन है वो आज हम पढ़ लेंगे, फैक्ट वाला पोर्शन आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल अंग मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं, और ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, साइंस अगर पढ़नी है तो इंग्लिश वाले वर्ड इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, इसको पकड़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देख लो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा जाता है, एग्जाम में भी माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ ही आएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम है चाहे वो इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।